Good morning, friends. Okay, here we are meeting once again with a fresh topic. Okay, I am saying fresh topic because we are done with the one main topic up to the last class, that is endomembrane system with all four different organelles of it, that is endoplasmic reticulum, Golgi complex, lysosomes and vacuoles. Right now we are into the very fresh thing which is not a part of endomembrane system but definitely a very important part of eukaryotic cell, that is mitochondria. Okay, I know every one of you is very familiar with this term, at least this particular organelle, that is mitochondria, because it is there in our books right from the very beginning. Okay, but what we are going to do different here is we are going to discuss the mitochondria in its complete details as far as स्ट्रक्चर इज कंसर्न. ठीक है ना, हम माइटोकॉन्ड्रिया का जितना रिक्वायर्ड है उतना सारा डिटेलिंग यहाँ पढ़ेंगे, जो शायद नहीं अभी तक आपने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में नहीं पढ़ी. ठीक, तो इस पर्टिकुलर ऑर्गेनल का क्या इम्पोर्टेंस है ये हम सब जानते हैं, क्योंकि हम सब एटलीस्ट इतनी बात तो जानते ही है कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है ना. लेकिन क्यों कहा जाता है, इसमें क्या क्या होता है, ये सारी डिटेलिंग हम नहीं जानते. तो जो हमें जानना चाहिए और वो हम जानेंगे इन आवर फर्दर डिस्कशन. क्लियर. तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को एक प्रॉपर मैनर में डिस्क्राइब कर लेते हैं, डिफाइन कर लेते हैं. लेट्स डिफाइन माइटोकॉन्ड्रिया लाइक इट इज अ डबल membrane bound structure. Okay, found in aerobic organisms. Okay, and primary functions for generation of energy, that is ATP. See this definition first, description first. क्या लिखा है कि माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है जो खास करके कौन से टाइप के यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है, जो एरोबिक है. अब ये तो आप जानते हो कि एरोबिक होने का मतलब है ऑक्सीजन का इस्तेमाल करना. जो ऑर्गेनिजम्स जीने के लिए या मेटाबॉलिज्म के लिए या रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हम, उन्हें एरोबिक कहा जाता है. और कुछ ऑर्गेनिजम्स दुनिया में ऐसे भी है जो यूकैरियोटिक होके भी अनएरोबिक है, मतलब अपने रेस्पिरेशन के लिए या एनर्जी प्रोडक्शन के पर्पस के लिए ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं करते. तो जो ऑर्गेनिजम्स कंप्लीटली अनएरोबिक है, अनएरोबिक, उनमें आपको माइटोकॉन्ड्रिया नाम का ऑर्गेनल नहीं मिलेगा. लेकिन बाकी सब, मतलब जितने भी एरोबिक है, उन सभी में ये कंपल्सरी ऑर्गेनल है, मिलेगा ही मिलेगा. एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, लाइक अगेन आरबीसी इज एन एक्सेप्शन वेयर यू डू नॉट फाइंड माइटोकॉन्ड्रिया इन इट्स मैच्योर स्टेट. ओके, बट अदरवाइज माइटोकॉन्ड्रिया इज प्रेजेंट एज एन कंपल्सरी स्ट्रक्चर इन ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूकैरियोटिक cells with a whole sole function of production of energy, usable energy in the form of ATP. As you know, ATP is a energy currency of a cell. जैसे अब देखो आगे हम थोड़ा लिख लेते हैं तो याद रहेगा. Hence, mitochondria is called as powerhouse of cell, while ATP
is called as energy currency of a cell। देखो दो अलग अलग टर्म्स है। माइटोकॉन्ड्रिया को, क्योंकि वो ऐसी जगह है जहां पे एनर्जी बनती है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम कहते हैं पावर हाउस। और जो एनर्जी बनी वो खर्च होती है, तो खर्च क्या करते हैं हम ना, करेंसी खर्च करते हैं। मार्केट से कुछ लेना हो तो पैसे खर्च करते हैं। उसी तरह से बॉडी में कुछ काम या एक्टिविटी होनी हो तो एटीपी खर्च होती है। इसीलिए एटीपी को जो एनर्जी के तौर पे माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है, उसे खर्च किया जाता है किसी काम को करने के लिए। इसीलिए एटीपी को करेंसी कहते हैं और पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। सो दीज आर द टू टर्म्स that are applicable to respectively mitochondria and ATP, where mitochondria is called powerhouse of a cell and ATP is called energy currency of a cell, right? Now mitochondria was first described or discovered by a scientist called अल्टमन। ओके, ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हम माइटोकॉन्ड्रिया के लिए पढ़ रहे हैं। देखो, माइटोकॉन्ड्रिया वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय अ साइंटिस्ट कॉल्ड अल्टमन व्हाइल नेम और टर्म माइटोकॉन्ड्रिया was provided by a scientist called बेंडा। नाम अजीब से है थोड़े से। ओके, सो हैव अ मीन्स प्रॉपर लुक एट देम। बेंडा is a name of scientist who provided us with the name mitochondria while it was first described or discovered by another scientist called अल्टमन। जैसे हमने मैक्सिमम ऑर्गेनल्स के लिए उनके डिस्कवरर्स का नाम लिखा हुआ है, तो यहाँ पे भी हम लिख रहे हैं कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया को एज एन ऑर्गेनल डिस्क्राइब या डिस्कवर किया अल्टमन ने, जबकि इसको ये नाम दिया बेंडा नाम के साइंटिस्ट ने। ठीक, नाउ एक और इंपॉर्टेंट चीज माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम यहाँ मेंशन कर रहे हैं कि अ स्टेन और डाई कॉल्ड जैनस ग्रीन, साइंटिस्ट का नाम नहीं है ये, किसका नाम है? अ स्टेन और अ डाई कॉल्ड जैनस ग्रीन, ग्रीन कलर का है, इज यूज्ड टू विजुअलाइज माइटोकॉन्ड्रिया अंडर माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया को देखने के लिए या माइक्रोस्कोप के अंदर किसी सेल के अंदर का माइटोकॉन्ड्रिया देखने के लिए हमको उस सेल को या उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को कौन से स्टेन या डाई से स्टेन करना पड़ेगा? जैनस ग्रीन इज अ स्पेसिफिक स्टेन और डाई दैट इज यूज्ड फॉर स्टेनिंग माइटोकॉन्ड्रिया। तो देखने वाले को माइटोकॉन्ड्रिया नजर आएंगे। अगर आप सेल वॉल को स्टेन करने वाले स्टेन्स यूज करेंगे, जैसे कि सैफ्रेनिन या क्रिस्टल वायलेट जो हमने ग्राम स्टेनिंग में किया था, तो आपको सेल की आउटलाइन दिखेगी। लेकिन अगर आपको माइटोकॉन्ड्रिया देखना है तो पर्टिकुलरली कौन सा स्टेन यूज करना पड़ेगा? जैनस ग्रीन। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग इन दिस पॉइंट कि अ स्टेन और डाई कॉल्ड जैनस ग्रीन इज यूज्ड फॉर स्टेनिंग व्हाट? माइटोकॉन्ड्रिया और विजुअलाइज mitochondria within a cell or under a microscope। now एक और चीज यहां पे हम लिखेंगे कि shapes of mitochondria vary according to cell, that is it may be spherical,
it may be filamentous, it may be oval, it may be saucer shaped, etc. ओके, माइटोकॉन्ड्रिया के जो शेप्स है वो अलग अलग डिफरेंट हो सकते हैं। जो डायग्राम हमने बाजू में निकाला है वो एक जनरल डायग्राम का डिपिक्शन है। जनरली माइटोकॉन्ड्रिया में कौन कौन से कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, ठीक है। दिस इज द जनरल डायग्राम फॉर माइटोकॉन्ड्रिया एंड व्हाट वी आर सेइंग इन दिस पॉइंट इज इन माइटोकॉन्ड्रिया देयर कैन बी वेरियस शेप्स इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। और एक और एडिशनल चीज हम यहाँ पे बोलेंगे कि जरूरी नहीं है कि एक सेल में एक जैसे नंबर में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट हो, ठीक है ना। नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट इन अ गिवन सेल और इन अ गिवन टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म वैरीज अकॉर्डिंग टू द फंक्शन ऑफ दैट सेल। जैसे किसी सेल को अगर एक्सटेंसिव एक्टिविटीज करनी हो, जैसे मसल सेल्स है, राइट, तो वो कंटिन्यूसली काम करती रहती है। तो जिन सेल्स को कंटिन्यूसली एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, लाइक मसल सेल्स, उनके अंदर आपको ज़्यादा अमाउंट या ज़्यादा नंबर में माइटोकॉन्ड्रिया मिलेंगे। जबकि कोई ऐसी सेल है जो बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है या बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव वर्क नहीं कर रही, ऐसी सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर बहुत ही कम होगा, राइट। ऐसी भी सेल्स है जैसे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म जिनमें एक ही माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, और ऐसी भी सेल्स है जिनमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या हजारों में है ना। तो कहने की बात ये कि नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट इन अ गिवन सेल, ओके, डिपेंड्स अपॉन फंक्शन ऑफ दैट सेल। मोर एक्सटेंसिव इज द फंक्शन, more will be the number of mitochondria present within them. Now, another thing that we consider, or that is the most important thing to consider about mitochondria, is its structure. कि in general mitochondria में क्या क्या पाया जाता है। तो आप देखो, एक बहुत ही elaborated structure हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है। हम उसके हर एक कंपोनेंट को वन बाय वन कंसिडर करते हैं। जस्ट हैव अ प्रॉपर फोकस ऑन वॉट एवर वी आर एक्सप्लेनिंग हियर। वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम दिस कंपोनेंट से आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन। आप देखो डेफिनेशन में क्या लिखा है, माइटोकॉन्ड्रिया की जो डेफिनेशन है उसमें क्या लिखा है। इट इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। एज यू कैन सी कि यहाँ पे कितनी मेम्ब्रेन्स है, दो मेम्ब्रेन्स, आउटर एंड इनर। अभी तक के जो ऑर्गेनल्स हमने पढ़े, मतलब वैक्यूल्स तक, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स और वैक्यूल्स, उन सभी में कितनी मेम्ब्रेन्स थी, एक, सिंगल। तो उन सभी को हमने कहा था सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स। यहाँ पे ये पहला ऑर्गेनल है हमारे डिस्कशन में जो कैसा है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड, और उसको दिखाया गया है, देखो, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। अगर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होता तो एक ही मेम्ब्रेन होती, आउटर या इनर टर्म्स ही ना होती। आउटर और इनर टर्म्स क्यों है, क्योंकि मेम्ब्रेन्स है दो, एक बाहर एक अंदर। दैट्स व्हाई वी कॉल माइटोकॉन्ड्रिया एज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, राइट। देन आगे क्या लिखा है, उसका स्ट्रक्चर से कोई वास्ता नहीं, तो इसलिए हम थोड़ा सा एक और एस्पेक्ट पे ध्यान देते हैं कि हर एक मेम्ब्रेन की थिकनेस कितनी है। यहाँ पे लिखी है कि आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन बोथ, ईच ऑफ देम आर ऑफ अबाउट 60 to 70 एमस्ट्रॉन्ग्स थिक। एक एमस्ट्रॉन्ग का मतलब तुमको उस दिन भी समझाया था कि 1 मीटर इज इक्वल टू 10 to the power -10, सॉरी, 1 एमस्ट्रॉन्ग इज इक्वल टू 10 to the power -10 मीटर। ठीक है, मतलब आप समझ सकते हो कि 1 मीटर से 1 एमस्ट्रॉन्ग कितना ज़्यादा छोटा है ना, बहुत ही थिन। ठीक, तो हर एक मेम्ब्रेन की जो थिकनेस है वो एमस्ट्रॉन्ग्स में है, मीटर, सेंटीमीटर या मिलीमीटर या माइक्रोमीटर नहीं, एमस्ट्रॉन्ग्स में।
जो 10⁻⁻10 मीटर के बराबर है। ठीक, तो जैसे 1 मिलीमीटर 10⁻⁻3 मीटर के बराबर होता है, तो आप सोच लो कि ये 10⁻⁻10 मीटर्स के बराबर है, कितना ज़्यादा थिन। ओके, तो ऐसे 60 to 70 एंगस्ट्रॉम्स से बनी हुई या थिकनेस की दोनों मेम्ब्रेन्स होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, ईच आउटर एज वेल एज इनर। अगर मैं बात करूं आउटर मेम्ब्रेन की, तो आउटर मेम्ब्रेन इज कंप्लीटली परमिएबल। जो आउटर मेम्ब्रेन है वो कैसी होती है, पूरी तरह से परमिएबल। इसका मतलब या इसका जो मीनिंग है वो मैं आपको मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट वाले टॉपिक में समझा चुका हूँ कि कंप्लीट परमिएबिलिटी और इनकम्प्लीट या सिलेक्टिव परमिएबिलिटी क्या होती है ना। तो आप उसको रिकॉल करो या उस वीडियो को फिर से एक बार देखो अगर आपको रिकॉल नहीं हो पा रहा कि व्हाट इज परमिएबिलिटी। वी हैव एक्सप्लेन्ड इट अंडर द हेडिंग मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट फॉर द टॉपिक बायोमेम्ब्रेन्स इन दिस सेम चैप्टर। ओके, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहे हैं कि भाई outer membrane of the mitochondria is completely permeable, means things present in cytoplasm can directly enter through outer membrane. There is no rock-toke as it is completely permeable, while inner membrane is selectively permeable. Selectively permeable का मतलब भी हम समझ चुके हैं कि कुछ सिलेक्टेड सोल्यूट्स या सिलेक्टेड चीज़ों को ही इसके थ्रू मूव होने की परमिशन होगी, ठीक है ना, बाकी चीज़ों को नहीं। तो यही फर्क है आउटर और इनर मेम्ब्रेन की प्रॉपर्टी में माइटोकॉन्ड्रिया की। आउटर मेम्ब्रेन इज कंप्लीटली परमिएबल while inner membrane is selectively permeable. Is it okay? Now, if you look at this place, what is this called? It is called perimitochondrial space और intermembrane space. आप ठीक से देखो तो ये जो स्पेस है, ये जो जगह है, ये किसके बीच की जगह है? A space that lies between outer and inner membrane. दो membranes एक दूसरे से चिपकी हुई नहीं है. They are separate from each other and separated by perimitochondrial space or intermembrane space. Now, it is filled with fluid called perimitochondrial fluid. ये जो जगह है ये खाली नहीं होती बट ये भरी हुई होती है. किससे भरी हुई होती है या किस चीज से भरी हुई होती है? एक तरह के फ्लूइड से, जिसको हम कहते हैं पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल फ्लूइड. ओके, तो तीन चीजें अभी तक हमने एक्सप्लेन की. आउटर मेम्ब्रेन जो कि कंप्लीटली परमिएबल है, इनर मेम्ब्रेन जो कि सिलेक्टिवली परमिएबल है, और पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस जो कि इनर और आउटर मेम्ब्रेन के बीच की जगह के लिए दिया गया नाम है, जो भी भरी हुई है किससे? तो पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल फ्लूइड से. क्लियर? नाउ एक और चीज इनर मेम्ब्रेन से रिलेटेड, आप ध्यान से गौर से देखो डायग्राम को. तो अगर आप देखोगे आउटर मेम्ब्रेन कैसी है? स्मूथ, एक जैसी है ना. तो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन दोनों ऐसी ही होती, स्मूथ, एक जैसी, तो हम कोई पॉइंट ही नहीं बोलते. लेकिन अगर यहाँ इस डायग्राम में आप देखोगे तो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन के लिए आपको कौन सी खास बात दिखती है? इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड है, राइट. इनर मेम्ब्रेन हाईली फोल्डेड है, और ये हाईली फोल्डेड को क्या कहते हैं? इनफोल्डिंग्स, क्योंकि अंदर की तरफ फोल्डेड है. तो इन इनफोल्डिंग्स का एक प्रॉपर नाम है. ओके, और ये नाम क्या है वो हमको यहाँ लिखना पड़ेगा. देखो, ये फोल्डिंग है, ये फोल्डिंग है, ये फोल्डिंग है. तो इसमें से हर एक फोल्डिंग को कहते हैं क्रिस्ट. What is the name for each infolding? They are called as cristae. इधर लिख लेते हैं थोड़ा सा हम.
इनफोल्डिंग्स ऑफ इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग्स को, जो सरफेस एरिया को बढ़ाती है, हम कहते हैं क्रिस्ट। एंड देयर इज नॉट अ सिंगल बट मेनी सच क्रिस्ट। ऐसे बहुत सारे क्रिस्ट या इनफोल्डिंग्स हमको देखने को मिलते हैं इन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। सो दिस इज अनदर थिंग दैट इज इंपॉर्टेंट टू माइटोकॉन्ड्रिया कि क्रिस्ट्स are nothing but infoldings of inner membrane of mitochondria, not outer. And this inner membrane which forms crest is selectively permeable in nature. Clear? Now इस इनर मेम्ब्रेन पे तुमको दो तीन चीजें दिख जाएंगी जो इंपॉर्टेंट है। पहली तो क्रिस्ट, दूसरी चीज जो यहाँ पे गौर करने लायक है वो है ये ब्लैक कलर में, ये ऐसे हर जगह जो दिखाए हैं हमने वो, तो हर जगह तो नाम दे नहीं सकते, हमने यहाँ पे एक जगह पे दे दिया है। ये जो ब्लैक कलर की चेन्स आपको दिख रही है हर जगह, ये क्या है? दिस इज नथिंग बट द रिप्रेजेंटेशन फॉर कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ओके, फंक्शनल इन एटीपी सिंथेसिस। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ये एक मेटाबॉलिक पाथवे का नाम है, ठीक है। जब हम रेस्पिरेशन पढ़ेंगे तो उसमें हम डिटेल्स में इन सभी मेटाबॉलिक पाथवेज को फिर से पढ़ेंगे। जैसे कुछ मेटाबॉलिक पाथवेज के नाम आपको पता है, फॉर एग्जांपल ग्लाइकोलाइसिस, फॉर एग्जांपल क्रेब साइकिल, है ना। तो उसी सीक्वेंस में और एक मेटाबॉलिक पाथवे आगे जाके आता है जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, या उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, जो अभी आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा क्योंकि उसका AZ कुछ नहीं पता। सिर्फ इतना समझ लो कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन होती है उसमें इस मेटाबॉलिक पाथवे को कैरी आउट करने के लिए रिक्वायर्ड सभी कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। इसीलिए हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर में शो किया है कि दीज ब्लैक कलर्ड डॉट्स आर नथिंग बट components of electron transport chain which are mainly working for ATP synthesis. Another a very important and crucial aspect that you find on the inner membrane of mitochondria is this one, red thing, जो रेड में है। देखो बहुत सारे हैं, ये रेड वाली चीज इधर डिटेल्ड में निकाली है। देखो दिस इज व्हाट इट इज। दिस रेड थिंग इज कॉल्ड F0 F1 पार्टिकल और ATPase पार्टिकल। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में ATP बनाने का जो असली काम है, जिसमें ATP बनता है, एनर्जी बनती है, वो तो ओवरऑल इनर मेम्ब्रेन पे होता है, लेकिन जहां एक्चुअल में होता है, स्पेसिफिक जगह जहां पे ATP बनता है, वो है ये पर्टिकुलर कंपोनेंट दैट इज कॉल्ड F0 F1 पार्टिकल और ATPase particle. Is it okay? Or they are also called as oxysomes. This is one more additional name for these particles. These are either called F0 F1 particles, ATPase particles or oxysomes. Where they are found? They are found along inner membrane of mitochondria or all over cristae. What is their function? Their function is to synthesize ATP. How they synthesize ATP? Now this is beyond the scope of this chapter. देखो आपको सिलेबस में फ्यूचर में जाके रेस्पिरेशन आएगा, उधर हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कि भाई ATPase पार्टिकल या माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ATP एग्जैक्टली कैसे बनता है ना। उसका हेडेक या टेंशन अभी मत लो। अभी सिर्फ इतना जानो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अल्ट्रा स्ट्रक्चर में या डिटेल्ड स्ट्रक्चर में ATPase पार्टिकल नाम की चीज कहाँ पाई जाती है? वो पाई जाती है ओवर इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। किस रूप में पाई जाती है? एज अ F0 F1 पार्टिकल। कितने हैं? बहुत सारे। हर एक को डिटेल में देखा जाए तो उसमें क्या क्या पाया जाता है? ये सर्कुलर चीज जिसको कहते हैं हेड,
this is stack and this is base called F0 base. So this is F0 base and this is F1 head, so called F0 F1 particle. ATP बनाता है इसलिए ATPase particle, और additionally also called oxysomes. कहाँ प्रेजेंट है? ओवर इनर मेम्ब्रेन, नॉट आउटर. और अब ये तीन चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट थी जो हमने इनर मेम्ब्रेन के लिए एडिशनल तौर पे बोली. कौन सी? पहली, क्रिस्टे, दैट इज नथिंग बट इनफोल्डिंग्स ऑफ द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. मेनी आर देयर. देन देयर आर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कंपोनेंट्स ऑल अलोंग द इनर मेम्ब्रेन that work for ATP synthesis reactions. And finally F0 F1 particle lies on inner membrane that actually synthesizes ATP during process. It is its details. When you move inside the inner membrane, हम बाहर से अंदर जा रहे हैं, तो इनर मेम्ब्रेन के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको ये ब्लैक कलर का कॉमन बैकग्राउंड दिखता है. इसे कहते हैं, नाम दिया होगा, हाँ, इसे कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स. दिस पर्टिकुलर फ्लूइड दैट इज प्रेजेंट विद इन माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड एज माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स. अब इस माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में क्या क्या है? तो इस माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, इसको थोड़ा सा हमको हटाना पड़ेगा. ओके. This mitochondrial matrix contains different enzymes required for metabolic activities occurring within it and also contain raw materials required, है ना. माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स एक ऐसी जगह है जहां पे दुनिया भर की मेटाबॉलिक रिएक्शंस कैरी आउट होती है. तुम जो जानते हो उनमें से अगर मैं एक मेंशन करूं तो क्रेब्स साइकिल या TCA साइकिल या साइट्रिक एसिड साइकिल. तो ये जो क्रेब साइकिल या साइट्रिक एसिड साइकिल है, ये सेल में होती है, ये हम पता है हमको. कहाँ होती है? तो ये होती है यहाँ, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. व्हाट इज द साइट फॉर क्रेब साइकिल? जैसे ग्लाइकोलिसिस अगर बोलोगे तो साइट इज साइटोप्लाज्म, उसी तरह से क्रेब साइकिल अगर बोलोगे तो साइट फॉर क्रेब साइकिल इज मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. तो जाहिर सी बात है कि अगर क्रेब साइकिल की साइट मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है तो क्रेब साइकिल के लिए रिक्वायर्ड सभी एंजाइम्स, सभी रॉ मटेरियल्स कहाँ प्रेजेंट होंगे? मैट्रिक्स में. दैट्स व्हाई वी आर सेइंग व्हाट फॉर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, कि इट इज अ साइट फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस एंड देयरफॉर all the enzymes and raw materials required will be present in mitochondrial matrix. सिर्फ इतना ही नहीं, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में और भी कई चीजें मिलती है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हैज इट्स ओन डीएनए कॉल्ड mtDNA. देखो, माइटोकॉन्ड्रिया सेल में प्रेजेंट है, सेल का अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल है डीएनए के रूप में, जो न्यूक्लियस में पाया जाता है. अब अजीब सी बात यह है कि माइटोकॉन्ड्रिया ये एक ऐसा ऑर्गेनेल है जिसके पास अपना खुद का डीएनए है अपार्ट फ्रॉम न्यूक्लियर डीएनए, दैट इज कॉल्ड mtDNA टू बी स्पेसिफिक. mt स्टैंड्स फॉर माइटोकॉन्ड्रियल. ओके. दूसरी चीज जो माइटोकॉन्ड्रिया में हमको अजीब सी दिखती है वो ये कि सेल के साइटोप्लाज्म में तो राइबोसोम्स है ही ओवर द सरफेस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. याद करो, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपने खुद के राइबोसोम्स पाए जाते हैं, दैट इज ऑफ 70S टाइप. सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में जो राइबोसोम पाए जाते हैं यूकैरियोटिक सेल में, वो 80S टाइप के हैं, राइट. जबकि माइटोकॉन्ड्रिया उसी यूकैरियोटिक सेल का एक ऑर्गेनेल है और उसके अंदर उसके खुद के राइबोसोम पाए जाते हैं जो कि
70s टाइप के हैं, इसलिए हमने डिफरेंस बिटवीन वाले पॉइंट में लिखा था कि यूकैरियोटिक सेल कंटेन्स बोथ 80s एज वेल एज 70s टाइप ऑफ राइबोसोम। याद करो, नहीं याद आ रहा तो वीडियो को फिर से देखो, पुराने वाले डिफरेंस बिटवीन वाले, वहां पे दिखेगा आपको कि हमने कहा है कि यूकैरियोटिक सेल कंटेन्स बोथ 80s एज वेल एज 70s टाइप ऑफ राइबोसोम। क्यों कहा था वहां पे ऐसा? क्योंकि साइटोप्लाज्म में 80s टाइप का राइबोसोम मिलता है और माइटोकॉन्ड्रिया जैसे ऑर्गेनेल में 70s टाइप का, है ना। और तीसरी चीज जो आपको माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में दिखेगी वो है इसका खुद का आरएनए। ठीक, तो देखो कुछ बहुत ही एक्सेप्शनली डिफरेंट चीजें हमको माइटोकॉन्ड्रिया में देखने को मिलती है, जैसे कि यहां पे लिख रहा हूं मैं उनको क्योंकि उनको लिखना जरूरी है। पहली, माइटोकॉन्ड्रिया हैज इट्स ओन डीएनए, दैट इज mtDNA। दूसरी, माइटोकॉन्ड्रिया हैज its own ribosomes of 70s type। ओके, तीसरा, माइटोकॉन्ड्रिया divides by its own through binary fission because of all above facts। ऊपर वाली चीजों की वजह से माइटोकॉन्ड्रिया इज कंसिडर्ड एज सेमी ऑटोनॉमस स्ट्रक्चर। ठीक है, ऊपर की सभी चीजों की वजह से हम माइटोकॉन्ड्रिया को एक सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल मानते हैं। देखो, ऑटोनॉमस उस चीज को कहते हैं जो किसी भी और चीज पे डिपेंडेंट नहीं है ना। जो ऑटोनॉमस नहीं है उसको डिपेंडेंट कहते हैं। लेकिन अगर ऐसी कोई चीज हो जो कुछ फंक्शंस के लिए डिपेंडेंट है और बाकी फंक्शंस वो खुद की खुद मैनेज करती है, तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे? हम ऐसे स्ट्रक्चर को कहेंगे सेमी ऑटोनॉमस। देखो, माइटोकॉन्ड्रिया के पास उसका खुद का डीएनए है तो उसमें जीन्स भी होंगे, है ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अलग अलग फंक्शंस के लिए रिक्वायर्ड सभी जीन्स न्यूक्लियस में नहीं है, कुछ उसके खुद के पास है। उसी तरह से माइटोकॉन्ड्रिया प्रोटीन्स बनाने के लिए साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट राइबोसोम्स पे निर्भर नहीं करता। कुछ प्रोटीन्स वो खुद के खुद बना सकता है क्योंकि उसके पास खुद के राइबोसोम्स है। और उसी तरह से सेल डिवाइड होगी तो ही माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड होगा, ऐसी बात नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया खुद विदाउट डिवीजन ऑफ सेल डिवाइड हो सकता है, सेल के अंदर अपनी कॉपीज बना सकता है बाय बाइनरी फिशन। ये डिवीजन का एक तरीका है। तो क्योंकि ये अपने लिए रिक्वायर्ड कुछ कामों को ऑटोनॉमसली कर सकता है, उसके लिए वो सेल के बाकी कंपोनेंट्स पे डिपेंडेंट नहीं है, इसीलिए ये पार्शियली ऑटोनॉमस है। और इसीलिए हम इस ऑर्गेनेल को सेमी ऑटोनॉमस का दर्जा देते हैं, या माइटोकॉन्ड्रिया को हम एक सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल मानते हैं। ये क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल इज कंसिडर्ड सेमी ऑटोनॉमस इन नेचर? आंसर शुड बी माइटोकॉन्ड्रिया। व्हाई इट इज सेमी ऑटोनॉमस? बिकॉज ऑफ दीज रीजंस। ठीक है, ये हुआ स्ट्रक्चरल डिटेल्स जो हमको माइटोकॉन्ड्रिया के लिए मेंशन करना था। क्या क्या पढ़ा हमने स्ट्रक्चरल डिटेल्स में, एक बार समझ लो। हमने आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन के बारे में बताया, हमने पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के बारे में बताया, हमने मैट्रिक्स के बारे में बताया, मैट्रिक्स में प्रेजेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स के बारे में हमने जानकारी ली। ये सारी जानकारी स्ट्रक्चर के लिए ज़रूरी है।
रहा सवाल फंक्शन का, तो फंक्शन हम ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुके हैं कि इट इज प्राइमरीली फंक्शनल फॉर ऑल दोज मेटाबॉलिक प्रोसेसेस दैट आर रिलेटेड टू एनर्जी जनरेशन। ठीक, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन एंजाइम्स फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस। अब उनकी डिटेल्स कि कौन कौन सी मेटाबॉलिक रिएक्शंस माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, ये यहाँ पे बोलना बहुत ज़्यादती होगी क्योंकि हम उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, इस चैप्टर के स्कोप के बियॉन्ड है वो। तो जैसे जैसे मेटाबॉलिज्म वाला चैप्टर आएगा आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सी मेटाबॉलिक रिएक्शंस माइटोकॉन्ड्रिया में कहाँ कहाँ होती है ना। तो ये सारी चीज़ें फंक्शंस में अपने आप आ जाएंगी। आपको अभी जो समझना था वो था स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड बाकी बेसिक डिटेल्स अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया जो अभी तक हमने समझा। इस डायग्राम को एक बार फिर से प्रॉपरली देख लो और आजू बाजू लिखी हुई चीज़ों को, अगर ये डायग्राम आपको आता है तो आपको माइटोकॉन्ड्रिया आता है, सिंपल सी बात। ठीक है, विद दिस से वी आर डन विथ डिस्कशन दैट इज रिक्वायर्ड फॉर माइटोकॉन्ड्रिया एज फार एज cell organization chapter is concerned. In future you will come across different aspects related to mitochondria as per requirement, लेकिन वहाँ समझने के लिए इस नॉलेज की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसको आप प्रॉपरली समझो। अगर इस वीडियो को आपको बार बार भी देखना पड़े तो देखो, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऐसा ऑर्गेनल है जो स्ट्रक्चरली पहले समझना ज़रूरी है। ठीक है, that's it for today or this lecture. Thank you from my side.